आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 19वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है झूठ और गीबत। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है और हदीस पाक में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गीबत की उसने अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाया। झूठ से बचो क्योंकि झूठ तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम में ले जाने का जरिया है। हम आखिर क्यों झूठ और गीबत का सहारा लेते हैं और जो लोग ऐसे करते हैं इनके लिए क्या हुक्म है, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे आज के मेहमान अरशद शाह साहब हैं, जेल सुप्रीडेंट हैं मलीर के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। हमारी दूसरी मेहमान बड़ी मशहूर डिज़ाइनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मारिया राव हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। अपनी नशिस्त को अरशद भाई आपसे शुरू करेंगे और पहले मैं थोड़ा सा अरशद भाई के बारे में बताऊं कि मैंने भी कुछ टाइम पहले जेल्स में काम किया, जो लांडी की जेल, मलीर जेल जिसे हम कहते हैं, जो एक ज़माने में बच्चा जेल के नाम से थी। तो जब आप कभी जेल जाते हैं तो आपके जहन में बड़े अजीब कॉन्सेप्ट होते हैं कि जी जेल पता नहीं कितनी हॉरिबल जगह होगी, वैसे अल्लाह ना लेके जाए किसी को। लेकिन वैसे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत चेंजिंग है और बहुत अच्छा इस्लाह का तरीक़ा है। तो ये तो एक तो पहले आपको इसका क्रेडिट जाता है। अब हमें ये बताएं कि सर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि इतना टाइम हो गया, आपका एक्सपीरियंस है, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में 95 में एज ए अपॉइंट हुआ था, असिस्टेंट हुआ था। उसके बाद जो है वो प्रमोशन का सिलसिला हुआ, फिर मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ, उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुआ, उसके बाद अब मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। और जो मेरी पोस्ट है वो मैं अब 19 ग्रेड की पोस्ट को होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा सर, जहरे जेल में अब जैसे आप उसको डील करते हैं पूरा, हम देखते हैं कि जी अब काफ़ी इस्लाह के भी इस्लाही प्रोग्राम्स हो रहा है। एक ज़माने में जेलों में बड़े ख़तरे भी थे। तो सर जब बिल्कुल इनिशियल आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो क्या घर वालों की तरफ से कुछ था, खुद कुछ डर लगता था कि यार सारे कैदी हैं और लिमिटेड पुलिस वाले? असल में जिस ज़माने में मैं आया था तो मेरे वालिद साहब भी जो थे, अच्छा, वो ड्यूरिंग सर्विस में उनकी डेथ हुई थी। तो मुझे जो है इसका एक बड़ा वो था, तजुर्बा भी था, क्योंकि बचपन गुजरा फिर देखा। तो वाकई सही कह रहे हैं आप कि उस ज़माने में हार्ड एंड क्रिमिनल लोग होते थे, उनको डील करना आज के दौर में तो वो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किलात होती थी उनके साथ डील करने में। और जो है वहाँ पर फिर ये होता था कि जो हार्ड एंड क्रिमिनल हैं उनको इस्लाह करना बहुत मुश्किल होता था। बिल्कुल, क्योंकि जेल में पहले ऐसा होता था कि जी कहते थे कि जेल क्राइम की यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो लोगों को जो माहौल मिलता था वो वाकई ऐसा होता था। उस ज़माने में ऐसा था कि भाई जो हार्ड एंड क्रिमिनल है लोग उससे अवॉइड करते थे और वो एक अपनी जुर्म की दुनिया में जब दाखिल होता था तो मज़ीद यानी कि उसको वहाँ से इस्लाह मिलती जाती थी और वो क्राइम की दुनिया में आता को भी चार को भी मिला लेता था। लेकिन अब दौर चेंज आया है, अब आए हैं करक्शनल फैसिलिटीज़ कि आपने इस्लाह रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर, यानी इस्लाह कैदियान के कैदी है उसकी इस्लाह होनी चाहिए, क्योंकि दौर आगे जब चलता जाता है, एक जदीद दौर आ गया, तरक्की याफ्ता हम उसमें शामिल हो गए। तो आप देखें कि अब हमारी जेलें जो हैं वो इस्लाह घर हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो जिनके घर वाले ओन नहीं करते और वो जुर्म की दुनिया में आते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी इस्लाह करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे नशेई लोग होते हैं जो छोटे छोटे केसेस में होते हैं, चोरी में हो गया या स्ट्रीट क्राइम हो गया, तो उनको जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारा एक जो गेस्चर है वो ये है कि नफ़रत जो है ना वो जुर्म से है, इंसान से नहीं। माशाल्लाह, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ये एक ऐसा है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो खिदमत है उसको इबादत का दर्जा दिया गया है, उसको रास्ता बताना, उसकी इस्लाह करना, ये भी एक इबादत के दर्जा। माशाल्लाह। अभी अरशद भाई आपकी सर्विस को कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन 27 साल हो गए। अरे माशाल्लाह, 27 साल हो चुके हैं। जी जी। अच्छा अरशद भाई, ये जो एक सवाल होता है अक्सर लोग करते हैं कि जी जेल की पहली रात नहीं कटती, इसकी वजह क्या है? मतलब फर्स्ट टाइम आओ तो बड़ा एक पहली रात का थोड़ा सा बताएं। जो नए नए कैदी आते हैं पहली बार अंदर हुए होते हैं, उनकी रात कैसे गुजरती है? वो ऐसा होता है कि जब वो जेल में आते हैं ना तो एक उनको खौफ होता है, माशरा उनको एक खौफ में दलदल में डाल देता है। अरे जेल चले जाओगे, अरे जेल में गए, तो वो इसमें होता है कि उसको ये रात जो है
अब पता नहीं क्या होगा। हाँ। क्या मुझे निकाल के मारेंगे, क्या मुझे, क्योंकि जो है ना बहुत सारी बातें जो हमारी परसेप्शंस है ना बने भाई बिला वजह के। वो बिला वजह के। जैसे ये आप काली बिल्ली रास्ता गाड़ी है तो मसला हाँ, होता है, मसला ऐसी जेल होता का बना हुआ है। है। देखिए जेलों में हमने बहुत सारे ऐसे कैदियान को इस्लाह की है कि जो राह रास्त पर आए। बिल्कुल आए। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त जो है हमारी जेलों में, मेरी अपनी जेल में जितनी इबादतें हो रही हैं शहरों में नहीं हो रही। बिल्कुल बेशक। क्योंकि आप देखें जो लोग आ रहे हैं और तमाम मज़ाहिब के मेरे पास, चाहे वो जो है क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हैं, चाहे वो, मतलब ये है कि उनको इजाज़त है। बिल्कुल। हमारे यहाँ 7 मस्जिदें, बड़ी आलीशान मस्जिदें हैं। और मैंने विजिट वो की आपने है, देखा है? हाँ मैंने कि विजिट हम की है और मुझे बड़ी एक खुशी होती है जो इन्होंने बात की। वाकई में जेलों में इस वक्त इबादतें इस वजह ज़्यादा हो रही हैं कि ज़ाहिर है जब कैदी आता है तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है बिगड़ जाए, एक होता है वो अल्लाह से रुजू कर ले। अब जो जेलों में इस वक्त माहौल है, पर्सनली मैं क्योंकि विजिट बहुत की है मैंने, बहुत लाइन से, अभी बलूचिस्तान में भी की, यहाँ भी की, तो जो माहौल दिया जा रहा है उसमें एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और आप अपने कैदियों से कहिएगा हमारे लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल दुआ और वाकई उनकी जो दुआएं बिल्कुल बिल्कुल। मारिया आपकी जानिब आएंगे, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डिज़ाइनर देन मोटिवेशनल स्पीकर, डिज़ाइनिंग का शौक़ कहाँ से हुआ, फैमिली में कोई था या खुद? नहीं, खुद से। बचपन से मैं जो हूँ वो बहुत बिजनेस माइंडेड थी, तो अपनी बहन की चीज़। कितना बचपन? नर्सरी से ही समझे। अरे तो नर्सरी से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आप ये तो नहीं बिजनेस माइंडेड लेके जाती थी, बच्चों को बोलती थी 2 हैं 3 के पैसे ले लिए? नहीं, उसमें भी मेरा फायदा ये होता था कि मैं अपनी बहन की चीजें ले जाती थी। अच्छा। और वो बेच देती थी। अरे वाह। और मैं उससे फायदा उठाती। ठीक है। तो बिजनेस मैन तो वही होता है जो बचपन से, यानी कि फायदा सोचते हैं। तो बचपन से मैं वो बिजनेस माइंडेड तो थी। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एज आई वाज ग्रोइंग ओल्ड मुझे ये फैशन का बहुत शौक था। तो मैंने खुद जैसे आई स्टार्टेड स्टिचिंग और मतलब घर में ही मैं सारे सीते थी चीज़ें। और फिर मैं घर में जाती थी, नॉक करती थी लोगों के और बोलती थी कि आप को वो कपड़े देखने। उस ज़माने में तो आप बाहर खेलते भी थे, बच्चे होते थे, तो अब तो थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है। तो मैं बाहर जाके लाइक बेल बजा के बोलती थी कि आपको कपड़े देखने हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो उस ज़माने में माई कुर्तीज़ वर लाइक 100, मतलब जो मैं खुद बनाती थी। और अब मतलब जाके लाइक वो उसकी कॉस्ट भी इतनी कम होती। साल की थी जब आप खुद बना के और घरों पे जाके? आई थिंक 10 to 12 मेरा ये जर्नी था वेयर आई वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन माय ओन। मतलब खुद मैं सारी चीज़ें, तो ये मैं अपनी पॉकेट मनी से उसको। तो ये आपने ज़ाहिर स्टिचिंग ये चीज़ें कहीं से सीखी? हाँ, ये मेरी एक आंट थी, आंट है मेरी चच्ची, वो उनसे मैंने सब चीज़ें सीखी। वो उस टाइप की थी कि वो कहती थी लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, यहाँ तक कि लड़ाकू भी उन्होंने ही बनाया मुझे। तो मेरी अम्मी थोड़ी सीधी सादी सी हैं। हम ऑन एयर कह रही हैं आप लड़ाकू? हाँ, लड़ाकू का मतलब है कि यू नो स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब वो होना ज़रूरी है। अच्छा, अभी डिज़ाइनिंग का क्या चल रहा है? ईद कलेक्शंस आपके आ चुके हैं? जी, ईद कलेक्शन अब तो आ ही चुके हैं। जाहिर से इट्स अबाउट टाइम कि ईद आने वाली है। तो आजकल बस ईद कलेक्शन पे तो काम ख़त्म हो गया, अब वी आर जस्ट डिस्पैचिंग ऑर्डर्स। अच्छा, ये जो डिज़ाइनिंग होती है ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी डिज़ाइनिंग करने के लिए बस ठीक है आपको एक सेंस होना चाहिए और आप कपड़े डिज़ाइन कर लो। ये डिज़ाइनिंग फील्ड में क्या कुछ नॉलेज होनी ज़रूरी है? आवर्स का काम, कोई भी दर्जी बन जाए जाके? बनते तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन वो आते हैं और फिर जाते हैं। जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स आते हैं और फिर वो चले भी जाते हैं इसी तरह, जैसे 1 साल के लिए आए, 2 साल, उनकी हाइप भी होती है, बट वो रह नहीं सकते, सस्टेन कंसिस्टेंसी से नहीं रह सकते। प्रॉपर एक काम है। जी, प्रॉपर एक काम है। प्रॉपर बिल्कुल जी काम है, क्योंकि डिज़ाइनर बनना भी कोई इतना आसान नहीं होता। इसके लिए पढ़ाई भी होती है, फिर आपका अपना एक सेंस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ लोग जैसे कहते हैं ना सोशल मीडिया पे बिजनेस करना बहुत आसान है, तो वो भी इतना आसान नहीं है, उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत सी सारी हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बिजी भी हूँ क्योंकि मुझे खुद ड्रिंक बनानी पड़ रही है। ये बताएं कि आप क्या बना रही हैं आज, ये बताएं आप। आज बन रहा है फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स। अच्छा, फिश बनाने के भी कुछ तरीके होते हैं? वो सिंपल है कि बस उसको तेल में करें फ्राई और हो जाएगी, या इसके भी कुछ अलग तरीक़ेकार होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना, उसमें मैंने 3 तरीके देखे हैं। और उसमें ये है कि एक तो होता है कि आप बैटर बनाते हैं मसाले वाला, उसके अंदर कोट करते हैं फ़िश को, फिर उसको फ्राई कर लें, शैलो या डीप, आपके ऊपर है। और दूसरा ये होता है कि या तो आप जिसकी कोटिंग करेंगे एग के अंदर और जिस मैदे में उसकी कोटिंग करेंगे, उस मैदे को सीज़न कर लें डिफरेंट स्पाइसेस से,
और फ़िश को इससे पहले आपने लेमन जूस और नमक और मिर्च में वो किया हुआ हो वॉश, ताकि उसकी वो हीक सी निकल जाए, और निकलेगी नहीं पर ये करना होता है। और उसके अलावा थर्ड जो होता है वो ये है कि आप फ्राइंग पैन पे उसको शैलो फ्राई करके और विदाउट एनी सीजनिंग्स, उसके बाद आप उसको उतार लें और ऊपर से कच्चा मसाला यानी पिसी हुई लाल मिर्च, धनिया और नमक। सिंपल होता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो इससे नहीं होता। अच्छा, ये जो हम कभी कोई चीज़ फ्राई करते हैं और वो टूट जाती है, ये लड़कों का एक सवाल है आया है कि जो हम फ़िश फ्राई कर रहे होते हैं या हम कबाब कर रहे होते हैं तो हमसे टूट क्यों जाते हैं, रीज़न क्या है? ये लड़कों की तरफ से सवाल है। जेंटल रहें, उसको आराम से ट्रीट करें। अगर पलटना है तो आराम से ट्रीट करें, डालना है तो भी आराम से। अक्सर लोग तेल से डरने की वजह से भी दूर से फेंक रहे होते हैं या क्या ऐसे? हाँ, वो नहीं। अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि जेल का जो खाना होता है ना, वो पतली दाल होती है, बिल्कुल पतली दाल, और रोटियां ऐसी होती हैं जिसमें दो लोग पकड़ के खींचते हैं तो टूटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने वहाँ जाके मेन्यू चेक किया तो मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है। अब अरशद भाई बताएंगे। अरशद भाई, मेन्यू तो मैंने वैसे दिखा दिया था कि हर तरह का खाना आप लोग दे रहे हैं, हलवा पूरी भी है, तो और भी चीज़ें। अभी रमज़ानों में क्या मेन्यू चल रहा है, क्या किस तरह हो रहा है? देखिए, मैं रमज़ान में जो है ना, सिर्फ जैसे इफ्तार में, ठीक है, उसमें यह है कि वो फ्रूट दिया जाता है, ठीक है, और शरबत दिया जाता है, वो एक एक्स्ट्रा जो है। हाँ। उसका बाकी ऐसे रूटीन में जो चल रहा होता है, जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है वो इफ्तार में और सहरी में हो जाता है, और जो दोपहर का होता है वो फिर वो हो जाता है। और एक अच्छी डाइट है जो आप यूँ समझ लें कि जो एक बंदा घर में भी नहीं खाता ना, इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से उनको इतनी सहूलतें मुयस्सर हैं। वो थोड़ी सी डाइट भी बताएं ना लोगों को कि किस तरह, वो जब हमने पढ़ी थी तो हम तो कह रहे थे। जी, देखिए, सुबह नाश्ते में ब्रेड भी है, मक्खन भी है, और उनके लिए जो है ना वो आलू के पराठे भी हैं, रोटी भी है। तो ये डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। फिर ऐसे जो है दोपहर के खाने में जो है वो चिकन भी है और बिरयानी भी है। मतलब एक इतनी अच्छी डाइट है इस वक्त जो मौजूदा दौर में कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त ये इस पे ज़्यादा फोकस है। और हमारे जेल के जो आईजी हैं उनकी तरफ से भी हमें यही डायरेक्शन है कि, और मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, कि जितने भी कैदियान आ रहे हैं उनको फोकस किया जाए, उनकी इस्लाह किया जाए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि वो खाना आप तो चेक करते ही हैं। मैं उस दिन आईजी ऑफिस में बैठा था, आईजी जेल के ऑफिस में, तो उनके पास भी तीनों, देखिए वो जी, वो एक ऐसा है कि ये हमारा क्राइटेरिया है कि वो जब खाना पक जाता है तो सबसे पहले उसको मेडिकल जो है हमारा ऑफिसर वो चेक करता है। उसके बाद जो है ना फिर जो कंसर्न इंचार्ज हैं, एएसपी हैं, वो चेक करते हैं, डीएसपी चेक करते हैं, फाइनल मैं करता हूँ। फिर जब मैं फाइनल उसको चेक करता हूँ तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा था जी, ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मुझे थोड़ा शुरू में हो रहा था पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन जब हमने खाया तो हम लोग पूरी रोटी खा गए थे, और वो गरम गरम रोटियां भी मिल रही थी। देखिए भाई, आपने कोई शेड्यूल मुझे नहीं दिया था। हाँ, मैं तो अचानक गया था। आपका अचानक था, और अचानक में मैंने आपको सारी जेल भी विज़िट कराई थी और मैंने दिखाया था, क्योंकि मैं खुद एक गेस्चर लेके आया हूँ कि लोगों को इस्लाह करना है, एक अच्छा शहरी बनाना है, उनको कारामद बनाना है। क्योंकि किसी एक को भी राह रास्त पे ले आए तो अल्लाह ताला के लिए जो है वो बख्शिश का एक रास्ता है। अच्छा, कहते हैं जेल एक अपने अंदर एक दुनिया है जो कि है अपनी दुनिया। जब कोई आ गया तो वो बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म और एक अंदर की दुनिया से उसका ताल्लुक़ हो गया। जैसे रमज़ानों में हमारे यहाँ बड़ी रौनकें होती हैं, बाज़ारों में भी होती हैं, तरावियाँ भी हो रही है, तो जेल का माहौल कैसा होता है रमज़ान? जेल में भी ऐसे ही होता है। जेल में भी बैरकों में तरावी होती है और लोग तरावी पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, बैरक में इबादतें करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। क्योंकि जेल में बंदा जब आ जाता है ना तो अपने आप को बड़ा बेबस समझता है। बिल्कुल। और उसका लगाव सिर्फ जो है ना वो अल्लाह पाक से होता है कि या अल्लाह तूने ही मुझे यहाँ से निकालना है और तू ही मेरी मदद करता है। तो बंदा वहाँ जाके बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है हमें नज़र आती हैं। और मैं बार बार इस वजह से बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने विज़िट ना किया होता तो शायद मुझे भी ये लग रहा होता कि यार सिर्फ बोलने की हद तक है। लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैंने कराची की तो सारी जेलें, उसके अलावा और भी पाकिस्तान की जेलें विज़िट की हैं, उस पर प्रोग्राम्स किए हैं। तो बड़ी मुझे खुशी हुई थी जब मैंने अरशद साहब की जेल विज़िट की थी कि बहुत हमें चेंजेस नज़र आई थी। मारिया, बात होती है कि जब डिज़ाइनर्स की तो जहन में आता है कि जो डिज़ाइनर सूट है वो महंगा ही होगा।
तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिज़ाइनर सस्ते कपड़े बनाने का सोचते हैं या नहीं, आप लोग कहते हैं महंगे ही दो बस? नहीं, जैसे हर डिज़ाइनर का डिफरेंट स्टाइल होता है बनाने का। जब वो कोई प्योर चीज़ यूज़ करता है तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो आप जब मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट कपड़े से प्ले कर सकते हैं। तो अगर कपड़े की कॉस्ट उतनी आ रही होती है तो जाहिर सी बात है डिज़ाइनर को भी उतना चार्ज करना होता है। जैसे बिकॉज़ अब तो इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें भी अपनी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ गई। तो इसी तरह मतलब प्राइजेस तो इंक्रीज़ होती हैं, जितना मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन थोड़ा गुड़ डाल के कुछ लोगों के लिए है कम चीनी हाँ, वाली ऐसे भी चाय होता है। है, जैसे रीज़नेबल स्टाइल के भी होते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि रीज़नेबल भी होते हैं आउटफिट्स। डिज़ाइनर्स हर तरीके के कपड़े बनाते हैं, बस वो है कि अब आप गुड़ भी आपको चाहिए और फिर आप कहते हैं वो सस्ता भी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन तो वो गुड़ के हिसाब से होता है कि आप जितना इसमें मटेरियल डालेंगे, जितना इसमें काम करेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइनर के लेबर्स भी, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। मैंने सुना है, जो अक्सर हमारी भी कुछ दोस्त हैं डिज़ाइनर हैं, ये जो दर्जी होते हैं जिनसे आप जिनको पूरा आइडिया देते हैं, ये लोग बड़ा रुलाते हैं, ऐसा है? देखिए, रुलाते तब है जब आप भी उनको रुलाते हैं। अच्छा। अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ दूसरा भी अच्छा हो ही जाता है एंड ऑफ द डे। तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं। अच्छा, आपका पाकिस्तान से बाहर भी होता है, आप इस पे करती हैं, तो ये ऑनलाइन होता है, किस तरह होता है? जी, ऑनलाइन होता है। हम एग्जीबिशंस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, डिफरेंट सिटीज़ में जाके। बाहर का क्या रिस्पॉन्स है? बाहर के जो लोग हैं वो जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े हैं उसको किस तरह देखते हैं? उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, मतलब दे रियली लाइक आवर क्लोथ। जैसे फिलिपिनोज जो होते हैं वो भी हमारे कपड़े पहनते हैं, श्रीलंकन्स हमारे कपड़े बहुत शौक से पहनते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में नाइजीरियन लोगों को हमारे कपड़े बहुत पसंद है, जो डिफरेंट कट्स होते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली फ्यूजन वेयर में काम करती हूँ, तो हमारे कट्स जो हैं वो आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं। तो मेरे तो कपड़े माशाल्लाह से कि हर किसी के कल्चर के साथ फिट हो जाते हैं, कि आप उसको वेस्टर्न करना चाहें तो वो वेस्टर्न हो जाते हैं, ईस्टर्न करना चाहें तो ईस्टर्न हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ऑनलाइन कुछ यहाँ से लोग भिजवाते हैं अपना, कि यहाँ से आपने डिस्पैच किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई? कभी फ्रॉड हुआ है ज़िंदगी में? हाँ, उसमें फ्रॉड बहुत होता है। जैसे बहुत, देखिए हर चीज़ में अच्छा और बुरा है। अब आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, आप अपने हर पैसे को हलाल करेंगे, और जो गलत इंसान है वो फिर गलत ही सोचता है। तो वो अब किसी भी शोबे में हो वो गलत ही सोचेगा। वो सोचेगा मैं दिखाऊंगा ये, वो दिखाते इतना अच्छा है, और हमारा उल्टा है, हम दिखाते नॉर्मल है, जाता हमारा उससे भी अच्छा है। तो क्योंकि हमें अपने पैसे हलाल करने हैं, इन एवरी बिजनेस पैसे हलाल करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो मटेरियल के उससे भी और सर्विस के उससे भी। अच्छा, कोई भी कपड़े बनाने वाला कि अपने नाम के साथ डिज़ाइनर लगा सकता है? मैं हूँ, मेरी थोड़ी सी सेंस चली कि वाइट पे ये कंट्रास्ट कर लो, तो क्या मैं भी डिज़ाइनर हो गया? मतलब एक होता है डिज़ाइनर के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एक्चुअल वर्डिंग तो ऐसा हो गया है कि कोई भी डिज़ाइनर बन जाता है, कोई भी कुछ बन जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो एक टाइम के लिए बनेगा, कंसिस्टेंसी से। जाहिर से क्रिएटिव इंसान जो होता है वो हमेशा के लिए रहता है, और जो थोड़े दिन के लिए आते हैं पैसे बनाने के लिए और ये फ्रॉड करने के लिए और इस तरह की जो भी ब्लफिंग करने के लिए, तो वो थोड़े दिन के लिए रहते हैं। उनकी हाइप भी क्रिएट बहुत ज़्यादा होती है, हमसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम हमेशा के लिए, और वो 2-3 साल 4 साल। मैं 28 ईयर से इस बिज़नेस में हूँ, और मैंने ये देखा है कि कैसे लोग आते हैं और कैसे जाते हैं। तो मुझे पता होता है ये अच्छा ये इतने दिनों के लिए होगा हाइप, और उसके बाद दिस पर्सन इज गोइंग, प्रेडिक्शन हो जाती है आपकी। हाँ, मतलब प्रेडिक्शन हो जाती है, लेकिन इसमें ही बहुत अच्छे भी आते हैं, जो जाहिर सी बात है जो उधर से बहुत अच्छा अचीव भी करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव लोग होते हैं। क्रिएटिविटी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जिसके नाम के साथ डिज़ाइनर लगाना को मुश्किल इस वजह से ही रहा है, क्योंकि वो होता ही है कि 2-3 कपड़े डिज़ाइन किए और फिर वो अपने नाम के बड़ा डिज़ाइनर लगा देते हैं। हम भी इम्प्रेस हो जाते हैं, जब उनसे पूछो कितना टाइम हुआ तो बताते हैं भी 2 महीने पहले शुरू किया। उनको सुई में धागा डालना भी नहीं आता, मतलब वो डिज़ाइनर्स बन जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे बोलेंगे कि प्लीज़ ये सुई में धागा डाल के दिखा दो, तो उनको नहीं आता होगा। अगर कोई मज़दूर है तो अगर वो खोद ही नहीं सकता कुछ, तो वो मज़दूर कैसे है? सिर्फ ईंट उठाने से तो आप मज़दूर नहीं बन जाएंगे। तो यानी कि अब हम किसी को भी चेक करना होगा तो उसको पहले बोलेंगे कि सुई में धागा डाल के दिखाओ। मोहसिन भाई, बात हम करते हैं झूठ और गीबत की। झूठ से शुरू करते हैं। ये एक हमारे अंदर एक चीज़ आ गई है बहुत से लोगों के अंदर, कि हम कहते हैं जब तक झूठ नहीं बोलेंगे ना तब तक हमारा काम नहीं होगा। अब चाहे वो हम किसी भी प्रोफेशन में ले लें, झूठ बोलेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे डिज़ाइनर का मैंने जिक्र किया, बस बोल दो क्या है, कौन चेक कर रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरान मजीद लानतुल्लाहि अलल क़ाज़िमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि। आपने जो सवाल किया कि झूठ इंसान के लिए आज ये फ़र्ज़ हो गया है कि जिस काम के लिए भी अगर इंसान झूठ का सहारा ना ले तो वो समझता है कि ये काम मुमकिन नहीं होगा। सबसे पहली बात कि रिस्क की बात करें हम तो ये तो साफ वाज़ेह अल्लाह फरमाता है अल्लाह खैर राज़िक़ीन, रिस्क का दावा तो मैंने किया कि मैं तुम्हें बेहतर रिस्क दूँगा। तो इंसान ये जो गुमान कर रहा है ना कि मेरे इस फेल से मेरा काम अच्छा हो जाएगा, अल-मुख्तसर ये कि हुज़ूर ने फरमाया बुराई जो है ना, झूठ बुराई की तरफ ले जाती है, बुराई तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाती है, और तुम झूठ बोलते बोलते यहाँ तक कि तुम काज़िब लिख दिए जाते हो। जब इंसान काज़िब लिख दिया जाएगा तो आप यकीन माने उसको शायद थोड़ी देर का तो फ़ायदा हो, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होगा, ना उसमें बरकत होगी, ना उसमें रहमत होगी, ना उसमें कामयाबी होगी। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा मसला होता है। लोग ये समझते हैं कि हम झूठ बोल के कोई लंबा चल जाएंगे, और मैं बताऊं कि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं ना वो एक टाइम बाद झूठे के नाम से मशहूर होते हैं, फिर वो सच भी बोलते हैं ना तो यकीन कोई नहीं करता। वो एक बात थी ना, हमने बचपन में पढ़ी थी, शेर आया शेर आया शेर आया, इन दी एंड शेर आ गया और किसी ने यकीन नहीं किया। तो भाई इस बारे में ज़रा सा सोचें। अब वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद